देश के सभी राजनीतिक दलों को केवल एक ही चिंता सता रही है कि 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन देखा जाए तो महंगाई, बेरोजगारी और अपराध जैसे मुद्दे हाशिए पर चले गए हैं। एक बार फिर से विकास मुख्य मुद्दा नहीं रहा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह जी। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, वेलकम। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है, अगर आपकी बात करूं, शुरुआत आपसे ही। ऐसा कहा जाता है कि आपने समाजवादी पार्टी का जो तिलिस्म था उसको तोड़ा और इसी वजह से आपको मंत्री पद मिला। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, वैसे कुल मिला के पूरे देश में जिस तरीके से 2014 से 2017 फिर 19 फिर 22 लगातार भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी और योगी जी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बढ़ी है, उससे हर वर्ग, धर्म और जाति के लोग अपना समर्थन और सहयोग पार्टी को देने का काम कर रहे हैं। तमाम गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुए, चाहे वो कांग्रेस के साथ 2017 में समाजवादी पार्टी के साथ हुआ, 2019 में बहुजन समाज पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का हुआ। और ऐसे गठबंधन जिससे लोगों को लगता था कि इस गठबंधन के बाद निश्चित रूप से वो भारी पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, लेकिन जनता ने सारे गठबंधन तोड़ के जनता का सीधा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ और उसने अपना आशीर्वाद देने का काम किया। इसी क्रम में इन्हीं परिस्थितियों में जो गढ़, मैनपुरी, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, ये गढ़ माना जाता था समाजवादी पार्टी का, जहाँ से माननीय मुलायम सिंह यादव स्वयं आज भी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से ही लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसी ज़िले की मेरी बगल की सीट, जहाँ से मैं मैनपुरी सदर से एमएलए हूँ, उसी के बगल की सीट करहल है, जिससे अखिलेश यादव जी जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो वहाँ से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह सही है कि नए परिसीमन होने के बाद मैनपुरी सदर से लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैंने वहाँ से चुनाव भी लड़ा, चुनाव जीता भी, और निश्चित रूप से भोगांव भी बगल की सीट से हम लोग जीते, 50% का कब्जा हुआ। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से जनता का सरोकार, समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है इन सारे ज़िलों में, बल्कि उत्तर प्रदेश में अगले लोकसभा के चुनाव में जो रहासा किला कहा जाता था उसको निश्चित रूप से हम लोग ध्वस्त करने में सफल होंगे और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा क्षेत्र जीत करके हम लोग आदरणीय मोदी जी के समर्थन में खड़े दिखाई पड़ेंगे और पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की जीतेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर अपरंपार है। आपके पास पर्यटन और संस्कृति दोनों की जिम्मेदारी है। ऐसे में यूपी में पर्यटन और बेहतर हो, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देख, मुझे लगता है कि 5 महीने लगभग सरकार को हुए हैं और इन 5 महीनों के अंदर उत्तर प्रदेश के पर्यटन विकास के लिए, सांस्कृतिक जो विरासत है उत्तर प्रदेश की, उसको संरक्षित, सुरक्षित और संवर्धित करने के लिए जिस प्रकार के न सिर्फ निर्णय लिए गए बल्कि योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया, अभूतपूर्व रूप से उसकी सराहना आम जन तक हो रही है। तमाम वो बड़े बड़े निर्णय। पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं पर्यटन विकास के लिए हैं। सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, धार्मिक रूप से, प्राकृतिक रूप से बहुत सारे संसाधन जो उत्तर प्रदेश के पास उपलब्ध हैं। संभवतः वो विलक्षण ही है, एक ईश्वरीय अनुकंपा है। और मुझे लगता है कि अगर दिल्ली की तरफ से अगर आप प्रवेश करेंगे, मथुरा, वृंदावन और आगरा से होते हुए अगर मथुरा, वृंदावन जाएंगे, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली और क्रीड़ा स्थली है, उससे आगे जाएंगे तो ऐतिहासिक इमारत ताजमहल हमारे पास है। उससे आगे चले जाएंगे तो काशी से होते हुए, अयोध्या से होते हुए विंध्याचल, बौद्ध तीर्थ पर्यटन परिषद, हमारा नेमिसार, जहाँ वेदों का संरचना का मान्यता हम लोगों की है। बहुत सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश के पास उपलब्ध हैं। इसी के दृष्टिगत और खास रूप से झरने, नदियाँ, गंगा यमुना का संगम, ये सब उत्तर प्रदेश के पास है। लेकिन मेरा मानना है और हम सब इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि किसी भी प्रदेश के पर्यटन विकास के लिए पहली आवश्यकता होती है वहाँ कानून का राज हो,
नंबर 2, आवागमन के समुचित संसाधन उपलब्ध हों ताकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो करके लोग आसानी से आने जाने का मार्ग प्रशस्त हो सके। नंबर 3 होता है वहाँ के जो भी पर्यटन की बेसिक सुविधाएं, बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो। 17 से पहले उत्तर प्रदेश के हालात जो थे, खास रूप से कानून व्यवस्था को लेकर के, वो पूरा देश जानता है, बल्कि विदेश तक इसकी बदनामी थी कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई पर्यटक जाता है तो उसका जीवन और संपत्ति सुरक्षित नहीं है, लोग भयभीत रहते थे। उसी परिचर्चा के कारण, क्योंकि परिचर्चा जब हो जाती है तो उसका रिफ्लेक्शन समाज में जाता है। उत्तर प्रदेश में जो पर्यटक आता भी था तो अगर दिल्ली से चला आगरा के लिए जाना है तो 2 घंटे आगरा में उसने बिताए और सीधा फतेहपुर सीकरी होते हुए राजस्थान को चला गया। और अगर दिल्ली में आके लौट के लोग पूछते थे कि ताजमहल कहाँ है तो कहता था राजस्थान में है, उसे ये नहीं पता कि उत्तर प्रदेश होके वो आया है। लेकिन आज हालात बदले हैं। उत्तर प्रदेश में 17 से 22 के बीच में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर पे जितनी काम हुआ है, मैं समझता हूँ देश में वो बेमिसाल है। अब योगी 2 सरकार जब 2022 में पुनः ऐतिहासिक रूप से 37 सालों के बाद प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से चुनकर आई है, उसके बाद और बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर का विषय रिफ्लेक्ट हो रहा है पूरे देश में और विदेश में। तो ये पहला आकर्षण का केंद्र उत्तर प्रदेश बना है। इसके अलावा देखा जाए तो आप लोग उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्यों को लेकर एक सीमा द्वार बनाना चाहते हैं, उसका मकसद क्या है? और यदि वो सीमा द्वार बन गया, प्रवेश द्वार बन गया, तो उससे फायदा क्या होगा? देखिए, अब हम लोग प्रवेश द्वार एक बिंदु है, उसका अनेक बिंदुओं पे, चाहे पटना, पहले जो मैं चर्चा कर रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, आज उत्तर प्रदेश में रोड डेवलपमेंट एक्सप्रेस वे के रूप में, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो अभी माननीय प्रधानमंत्री उद्घाटित किया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का प्रदेश बन गया। कनेक्टिविटी अब दिल्ली से प्रदेश में कहीं चले जाएंगे तो आसानी से आधे से कम समय में आपका आवागमन हो सकता है। दूसरे, हम लोग पूरे प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी के साथ साथ एयर कनेक्टिविटी दे रहे हैं। 6 हेलीपोर्ट हमने अभी स्वीकृत किए हैं। हेलीपोर्ट का मतलब जहाँ तमाम हेलीकॉप्टर्स पर्यटकों के लिए उपलब्ध रहेंगे। उसमें तो 2 एक्टिवेट करके हमने दे दिए जो अगले महीने शुरू होने जा रहे हैं, हमारा गोवर्धन और आगरा। बाकी के 4 जैसे संगम है, लखनऊ है, नेमिसार है, कुशीनगर है, इनको भी हम लोग कुछ ही महीनों में चालू करके दे देंगे। आने वाले समय में हम लोग जल यात्रा के माध्यम से बाई वाटर कनेक्टिविटी हमारी काशी में चालू है, क्रूज चल रहा है वहाँ। अयोध्या में, सरयू में बहुत जल्दी हम लोग चालू करने जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ गोकुल से मथुरा तक का लगभग 22 किलोमीटर का जल मार्ग, उसको भी हम लोग बहुत शीघ्र, हमारी भारत सरकार से सहमति हो गई है, आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कुछ ही महीनों में तीनों जगह क्रूज पर्यटकों के लिए उपलब्ध होंगे। हम लोग एयर कनेक्टिविटी में हेलीपोर्ट के साथ साथ, चाहे कुशीनगर का अंतर्राष्ट्रीय हमारा एयरपोर्ट हो, हमारा जेवर का एयरपोर्ट हो, और शीघ्र ये भी बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। डोमेस्टिक उड़ानों के लिए भी तमाम हम लोगों ने एयरपोर्ट डेवलप करने का काम किया है। एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट में बदलने का लगातार उपक्रम चल रहा है। तो कनेक्टिविटी में बेहतर दे करके भी पर्यटकों को आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने पर्यटकों के लिए इन्हीं 5 महीनों में तमाम सुविधाएं, संसाधन, 12 सर्किट डेवलप किए हैं। अभी हम लोगों ने इको टूरिज्म बोर्ड बनाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसके अध्यक्ष बनाए, पिछली कैबिनेट में पारित हुआ है। उसमें 10 विभागों को, वन विभाग, आयुष विभाग, सिंचाई विभाग, परिवहन विभाग, इस तरह के 10 विभागों को जोड़ करके हम लोग इको टूरिज्म बोर्ड बनाए हैं, जिससे चाहे हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, अभयारण्य हैं, तमाम जो जू हैं, उनको डेवलप करके पर्यटकों के लिए खोलने का काम करेंगे, सुविधा युक्त बनाएंगे। और उसी के साथ साथ हम तमाम वो चीज़ें, जब आपने अभी चर्चा करी कि हम लोग जहाँ जहाँ एंट्री पॉइंट है उत्तर प्रदेश में, विभिन्न राज्यों से, जहाँ 8-7 राज्य ऐसे हैं जिनकी कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश से सटे हुए प्रदेश हैं, उन सबकी कनेक्टिविटी हम दे करके प्रथम जैसे ही प्रवेश उत्तर प्रदेश की सीमा में करेंगे, बढ़िया सा स्वागत द्वार भी होगा। अकेला स्वागत द्वार नहीं होगा, वहाँ हम पर्यटक के लिए सारी सुविधाएं, पर्यटक सुविधाएं, उनके लिए जो चाहे CNG गैस हो, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग का स्टेशन हो, वहाँ उनके लिए रेस्टोरेंट और ढाबा की व्यवस्था हो, उनके ठहरने के लिए उपलब्ध व्यवस्था जो हैं वो सारी उपलब्धता
कराएंगे, ताकि उनको लगे कि उत्तर प्रदेश पुराना बीमार उत्तर प्रदेश नहीं, नया डेवलप्ड उत्तर प्रदेश है, जो उनके स्वागत के लिए तत्पर है, जो उनके लिए सारी सुविधाएं देने के लिए तत्पर है। हम पहला स्वागत गेट पर ये संदेश देने का काम करेंगे। इसके अलावा अगर ताजमहल की बात करें तो देश दुनिया से लोग वहां जाते हैं ताजमहल का दीदार करने। कुछ लोग हैं जो मांग कर रहे हैं कि ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महालय कर दिया जाए। इसके बारे में यूपी सरकार का विचार क्या है? निश्चित रूप से इसमें सरकार का कोई विचार नहीं है। स्थानीय स्तर पर वहाँ जो नगर निगम है उनके सभासदों के बीच का ये विषय है, सरकार का कोई ऐसा विषय नहीं है। ताजमहल हमारा आकर्षण का केंद्र है, पूरे विश्व में जिसकी चर्चा रहती है, और निश्चित रूप से ताजमहल के प्रति आकर्षण है देश दुनिया में। उसका पर्यटक की सुविधा के लिए और ज़्यादा हम सुविधाएं दे करके उसको पूरी तरह हम लोग आकर्षण का और केंद्र बनाएंगे। और ख़ास रूप से वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, काशी, नैमिषार, विंध्याचल, ये जो हमारे 7 और 12 सर्किट जो हम लोगों के चिन्हांकित हैं, इनके लिए सारी वो इतना भव्य दिव्य बनाने का काम करेंगे। और आप देखिए आने वाला 2025 में उत्तर प्रदेश का कुंभ, पूर्ण कुंभ होने वाला है। उस पूर्ण कुंभ को हालांकि हम लोगों ने पिछला जो अर्ध कुंभ था उसको भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐतिहासिक रूप से लोगों को आकर्षित करके उस कुंभ का रूप दिया, और आज उसी कुंभ को और भव्य दिव्य बना के अपना ही बनाया हुआ कीर्तिमान पुनः 25 में तोड़ेंगे। हम लोगों ने अभी अयोध्या में पिछली बार जो दीपोत्सव हुआ उसमें जो दीपों का प्रकाशन हुआ, वहाँ दीप जलाए गए, और जो आयोजन हुआ उसकी भव्यता दिव्यता के दृष्टिगत वो भी उसने नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। लेकिन अपने ही रिकॉर्ड को पुनः हम तोड़ेंगे इस वर्ष, और लगातार भव्यता और दिव्यता के साथ जो हमारी संस्कृति है, जो भारतीय परंपरा है, जो मूल्य हैं, जो अवधारणा है, उसको हम एक बार पुनः पुनरुत्थानित करते हुए सनातन संस्कृति को बहुत आगे ले जाते हुए उत्तर प्रदेश में ऐसा आकर्षण का केंद्र बनाएंगे कि पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में यदि जो हमारा व्यवस्थाएं होंगी, उससे मैं समझता हूँ कि विदेशी कोई अगर पर्यटक हमारे देश की धरती पे आता है, या देश का कोई व्यक्ति पर्यटन की दृष्टि से घूमने का मन बनाएगा, तो उसकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश बनेगा। ये हम अगले 5 साल में तब पूर्णता करने का काम करेंगे। यूपी सरकार ने एक आदेश दिया है कि गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनका सर्वे होना चाहिए। क्यों जरूरी है ये सर्वे? देखिए, मैं समझता हूँ, आपको खुद भी लगता होगा कि योग्य भविष्य में योग्य बनाना है, जात धर्म के आधार पर नहीं। हमारा भविष्य यदि उज्जवल बनना है, मजबूत बनना है, तो हमें जो नई पीढ़ी आ रही है उसको योग्यता की शिक्षा, अच्छी शिक्षा, मानकों के अनुरूप सुव्यवस्थित तरीके से, बिना किसी इस तरह के वातावरण के उसको सर्टिफिकेट लेके चलाया जाए, योग्यता ना हो, इसको हमें करना पड़ेगा। धार्मिक कट्टरपंथा कहीं भी किसी स्कूल में ना हो, ये भी हमें देखना पड़ेगा। मानक पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये भी हमें देखना पड़ेगा। सरकार का दायित्व है कि प्रदेश के रहने वाले हर उस बच्चे को गुणवत्ता परक शिक्षा मिले जिसकी अपेक्षा है, ताकि भविष्य में एक योग्य नागरिक देश का बन करके देश के विकास में, देश की आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान कर सके। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा हो, हम लोग मानक लागू किए हुए हैं। हमारी CBSE की जो भी मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं कि हमारा मानक है, तो इसमें भी मानक अगर आ रहा है और उसको हम गुणवत्ता बढ़ाना चाहते हैं, तो धार्मिक आधार थोड़ी है वो। हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा गुणवत्ता परक बच्चों को मिले। इसके दृष्टिगत हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो ऐसे स्कूल हैं जिनकी मान्यता नहीं है, तो उनकी एक बार हम परीक्षण करा रहे हैं और प्रयास करेंगे कि वहाँ के जो टीचर हैं, वहाँ के जो पढ़ाने वाले हैं, उनकी योग्यता क्षमता क्या है, उनकी दक्षता क्या है, उनका वेतन का स्तर क्या है, उनका भी वेतन पूरा मिलना चाहिए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये सर्वे मिनी NRC है। अब वो ओवैसी जी तो अब क्या कहते हैं, आप लोग भी जानते हो, वो हर मुद्दे को धार्मिक कट्टरपंथा का स्वरूप देने का प्रयास करते हैं। उनका तो लगातार इस तरह के हैं कि एक धर्म विशेष को, एक वर्ग विशेष को हमेशा उद्वेलित करने के लिए, कट्टरपंथा में झोंकने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी, और मेरा मानना यह है कि इसमें कोई धर्म के आधार पर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस तरह के कल भी मैं देख रहा था कि तमाम जो टीचर इस तरह के स्कूलों में शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, उन्होंने इसका स्वागत किया है इस निर्णय का कि कम से कम हम लोगों को मानक के अनुसार वेतन मिलेगा, गुणवत्ता पर शिक्षा होगी, मानक पूरे होंगे, उससे बेटरमेंट होगा, एक अच्छा वातावरण बनेगा।
मैं समझता हूँ सारे मुस्लिम भाई भी जो शिक्षा इस प्रकार की शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनने भी सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। और इस पर सरकार का भी परवाह, अगर कोई सही निर्णय है तो इन चीज़ों की कभी परवाह हम लोग नहीं करते कि ओवैसी जी क्या कह रहे हैं, उनके प्रमाण पत्र की जरूरत उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं है। वो अपना प्रमाण पत्र अपने पास रखें। हम उत्तर प्रदेश को गतिशील बनाने के लिए, आगे ले जाने के लिए, उसको बहुत आगे ले जाने की एक आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से बेटरमेंट करने के लिए, उत्तर प्रदेश को बहुत आगे ले जाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि ओवैसी जी क्या कह रहे हैं, उनके प्रमाण पत्र की जरूरत उत्तर प्रदेश की सरकार को नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा का विकास से कोई सरोकार नहीं है, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो विकास कार्य किए गए थे उसको आप लोग बर्बाद कर रहे हैं। अखिलेश जी असल में विचलित हैं, उद्वेलित हैं और बड़ा परेशान है अपने परिवार की कलह से। और मेरा ये मानना है कि आदरणीय अखिलेश जी के अनुरोध करूंगा कि एक विपक्ष की सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका में उन्हें रहना चाहिए। सरकार के ऐसे काम जो सकारात्मक हैं, अच्छे हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको लिए धन्यवाद देना चाहिए। और जो उनको लगता है कि कहीं कुछ उन्हें सुझाव की जरूरत है तो सुझाव देने चाहिए। लेकिन लगातार अच्छे काम में भी परेशान रहते हैं, वो परेशान हैं और विचलित हैं। और उनका मूल कारण है उनका पारिवारिक कलह। अब अखिलेश जी जो कह रहे हैं, मैं निश्चित रूप से वो हमारे यहाँ जब 12 से 17 तक अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के सीएम थे, उस समय पूरी एक धारणा बन गई थी, जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। अपराधियों का पूरा गिरोह के रूप में समाजवादी पार्टी का चेहरा था आम जन लोगों की नज़र में। क्या वो भूल गए हैं क्या? 17 से 22 तो 5 साल नहीं भूलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कानून का राज आया, जिस प्रकार से विकास की गाड़ी आगे बढ़ी, जिस प्रकार से लोक कल्याणकारी योजनाओं को उस व्यक्ति को जिसको आज़ादी के 75 साल के बाद भी न्याय और विकास की किरणें जिसके चेहरे पर नहीं पहुंच पाई थी, पिछले आदरणीय मोदी जी के कृपा से और योगी जी की कृपा से उसको न्याय और विकास मिला है। जहाँ तक लोग बात करते हैं धार्मिक आधार पर, मैं समझता हूँ कि अल्पसंख्यक, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की योजना हो, हमारे जो खाद्यान्न निःशुल्क रूप से आवंटन की योजना हो, सारी भारत सरकार की योजनाओं का, प्रदेश सरकार की योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को मिला है और वो खुश हैं। 3 तलाक का मामला था, इस तरह का खूब उद्यम हुआ, लेकिन हमें खुशी है कि पिछले विधानसभा के चुनाव में आगे बढ़ करके मुस्लिम महिलाओं ने तमाम पारिवारिक जंजीरों को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट और सपोर्ट करने का काम किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका महिलाओं का भविष्य सुरक्षित है, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसमें हम लोग कहीं भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर वर्ग धर्म के लोग आगे बढ़ें और खासकर महिलाओं का उत्थान हो। उसी के तहत बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का सपना पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, भारत सरकार काम कर रही है। इसका स्वागत होना चाहिए। अखिलेश जी को मैं सलाह दूंगा कि रचनात्मक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में आएँ, कुंठित मानसिकता से उभरें और एक अच्छा है लोकतंत्र में सारे लोग अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं, वो करें। लेकिन जहां अच्छे काम सरकार कर रही है वहां उन्हें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए। अखिलेश के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने डीपी यादव के साथ हाथ मिला लिया है। उन्होंने एक ग्रुप बनाने की बात कही है कि यदुकुल यानी कि यदुवंशियों को जगाने की बात कही है, उनको एकजुट करने की बात कही है। तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव को बड़ी चुनौती दे रहे हैं शिवपाल सिंह यादव? देखिए, पहले तो इसकी पृष्ठभूमि जो मैं अभी चर्चा हल्की से किया हूँ, पृष्ठभूमि यह है कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के परिवार में पूरा कुनबा, बेटे, भाई, भतीजे, नाती, सारे लोग राजनीति में। कोई कहीं से सांसद हुआ, कोई कहीं से एमएलए हुआ, कोई राज्यसभा में पहुंचा, कहीं पहुंचा। अब उस समय चूँकि पार्टी का कुछ उभार था तो लोग समायोजित हो गए। अब चूँकि जनता उनका साथ नहीं दे रही है और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ उठ के खड़ी हो गई है, तो उन लोगों को राजनीति में अब मुख्य धारा में आने के लिए सारे लोगों को अति महत्वाकांक्षा भी है। जो एमएलए रह चुके, एमपी रह चुके या विभिन्न पदों पर रह चुके हैं, तो वो अपेक्षा करते हैं। उसी का परिणाम है कि पारिवारिक कलह ज़बरदस्त है। और पारिवारिक कलह का ही परिणाम है कि चाहे वे ये जो आप कह रहे हैं कि यदुवंशियों को इकट्ठा करने की बात हो रही हो, अन्य मोर्चा बनाने की बात हो रही हो, परिवार में अन्य 2 पार्टियाँ बन चुकी हैं। आदरणीय शिवपाल सिंह जी अपनी एक पार्टी बनाए हुए हैं और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व आदरणीय अखिलेश जी कर रहे हैं। तो दोनों की अपनी महत्वाकांक्षा है और परिवार के पूरे की महत्वाकांक्षा है, उसी में ये झूल रहे हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि हर एक को अपनी पार्टी को मजबूत करने का हक है। यदि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी अपनी पार्टी को जमीनी पे उतार करके मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं और अपने बेटे को स्थापित करने का भी काम कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया है, तो हक है उनका। सभी को अपने लोकतंत्र में किसको हक नहीं है? सब लोग अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करें, ये सबका हक है, लोकतंत्र में अधिकार है, तो अपना अपना काम कर रहे हैं। देखा जाए तो अब आरएलडी ने भी ये घोषणा कर दिया है कि निकाय चुनाव में वो अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं। तो क्या आपको लगता है कि 2024 तक अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन कायम रहेगा? वैसे तो हमारा गठबंधन जनता के साथ है। अखिलेश जी का किसके साथ रहता है जाता है ये तो अखिलेश जी जाने, लेकिन इतना हम निश्चित कह सकते हैं कि 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हम लोग पूरी सीटें जीत करके आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जनता का सहयोग, जनता का समर्थन, जनता का आशीर्वाद हम लोगों को मिला हुआ है। उसी के बल पर हम कह सकते हैं कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे। आप देखिएगा इस बार जो बच्चा खुचा है रामपुर और आजमगढ़ के बाद, इस बार नंबर मैनपुरी का है। मैनपुरी में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया जाएगा और हम लोग जीत के आएंगे। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत कर रही है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक खिसक गया है वो वापसी कर पाएगा? अब देखिए ना, क्षेत्रीय दलों का उभार आप दिखाई पड़ रहा होगा आपको पूरे देश में। अपने अपने स्टेट में क्षेत्रीय छत्रपों का जिस तरीके से प्रभाव बढ़ रहा है, उसकी ही कांग्रेस सिकुड़ती चली जा रही है। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता है। हर स्टेट में कोई भी अगर कहीं विरोध में खड़ा है क्षेत्रीय छत्रप, तो वो सारा भारतीय जनता पार्टी को कोस रहा है, उसी को कर रहा है। लेकिन देश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह खड़ी दिखाई पड़ रही है। और देश की जनता मोदी जी को एक बार पुनः 2024 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए निर्णय ले चुकी है, मन बना चुकी है और निश्चित रूप से वो काम करेगी। क्षेत्रीय कांग्रेस की स्थिति बहुत कमज़ोर है, सिकुड़ती जा रही है। और आज मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उसके बड़े बड़े नेता छोड़ के भागने का काम कर रहे हैं, वो संकेत अच्छे नहीं है। उससे मुझे लगता है कि और सिकुड़ेगी और एक बहुत छोटे स्वरूप में आने का काम उनका हो जाएगा, कहीं भी राष्ट्रीय स्तर पे वो टिकने वाली क्योंकि देखा जाए तो गुलाम नबी आज़ाद ने अभी पार्टी छोड़ी है। जम्मू कश्मीर में 64 से अधिक कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस को छोड़कर वो गुलाम नबी आज़ाद के साथ चले गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। शशि थरूर ने चिट्ठी लिखा का वोटर का नाम सार्वजनिक कीजिए। मनीष तिवारी ने भी कहा है कि सार्वजनिक कीजिए लिस्ट। तो आपको क्या लग रहा है कि आखिरकार ये कांग्रेस में क्यों हो रहा है? क्योंकि सभी लोग आरोप तो पार्टी आलाकमान पे लगा रहे हैं। जब जनाधार खिसकता है, घर का थोड़ा तो उधार दे दें, घर में अगर किराए से तो हो जाए पैसे की, तो घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, बाप बेटे में, चाचा भतीजे में। वही स्थिति कांग्रेस की है। आज किरासत में है कांग्रेस। जो किरासत में है तो मुझे लगता है कि वहाँ के जो भी छत्रप हैं उनके अपने, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद साहब हों या अन्य लोग हों, वो धीरे धीरे उनको लग रहा है कि भविष्य कांग्रेस का कोई बचा नहीं है। और ख़ासकर वही लोग बचे हैं जो गांधी परिवार के अपने व्यक्तिगत रूप से समर्पित भाव से जुड़े हुए हैं, उनकी निष्ठा केवल वहीं तक है। तो वो हालांकि गुलाम नबी भी आज़ाद साहब भी उसी में थे, लेकिन उन्होंने अपना निर्णय लिया और वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे और बड़े जम्मू कश्मीर के स्टेट के बड़े नेता हैं कांग्रेस के। उनका हटना एक बड़ा झटका है। इसी तरह की अन्य जो नेता चुनाव, चाहे उनके संगठन के चुनाव पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हों या अन्य चीज़ें हों, ये इसको प्रदर्शित करता है कि अंदरूनी कलह सतह पे है और जिसका नुकसान आगे आने वाले समय कांग्रेस को और उठाना पड़ेगा। अगर हम झारखंड की बात करें, वहाँ पर भी सीबीआई और ईडी की इंक्वायरी, बिहार में भी वैसे ही कुछ स्थिति है। यहाँ राहुल गांधी से भी कई बार पूछताछ हुआ। लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार जानबूझकर एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, राजनीतिक साजिश रच रही है ताकि विपक्ष का खात्मा हो सके। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, आप भी समझ रहे होंगे कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब से 2014 में आए, उन्होंने एक बीड़ा उठाया था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम आदरणीय मोदी के नेतृत्व में चल रही है। तो उसके लिए भ्रष्टाचार मुक्ति का अभियान में जो भी मामले आ रहे हैं, ईडी अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है। तो उसमें कोई हमारा सत्ता पक्ष का या सरकार का कोई उसमें दखल नहीं है। ईडी अपना काम कर रही है और पूछताछ करने का हक है। यदि आपके पास कोई शिकायत है, कोई एफआईआर करता है, तो आपको पूछताछ करने का हक है। आप निर्दोष हैं, अपने को सिद्ध कर पाएंगे, निश्चित रूप से आप निर्दोष सिद्ध होंगे। अगर आप आरोपी हैं, सिद्ध होगा, तो ईडी निश्चित रूप से अपना काम करेगी, कार्रवाई करेगी, उसका न्यायालय अपना काम करेगा। अब दोषी है, निश्चित रूप से आप दंडित होंगे, निर्दोष हैं, अपने आप बरी होंगे। तो उसमें कांग्रेस, हमारा
सरकार का कोई उसमें भूमिका नहीं करी जा सकती है। जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त मामले हैं, भ्रष्टाचार में किसी स्टेट का मामला हो, जो भी लिप्त होंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। इस अभियान की शुरुआत बहुत पहले आदरणीय मोदी ने की है, वो कंटिन्यू जारी रहेगा। अगर 2024 की बात करें तो आप लोग तैयारियों में तो जुट गए हैं, वो तैयारियां दिखाई भी दे रही हैं, लेकिन आपके जो पुराने सहयोगी थे, चाहे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हों या फिर अभी हाल ही में नीतीश कुमार, जो लंबा गठबंधन था जेडीयू का आप लोगों के साथ, वो भी अलग हो गए। ऐसे में क्या आपको लगता है कि 2024 की राहें थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं बीजेपी के लिए? मैंने आपसे पूर्व में कहा कि हमारा गठबंधन दलों से नहीं, लोगों के दिलों से है, जनता के साथ गठबंधन है। पर देश भर की जनता आज मोदी जी को, देश नहीं, आज तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर ग्लोबल नेता आदरणीय मोदी जी बन गए हैं। उनकी लोकप्रियता न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक है, और देश की जनता देख रही है कि भारत का उदय, भारत का सम्मान जबरदस्त तरीके से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। आज विश्व पटल पर मान्यता भारत की बढ़ी है, सम्मान भारत का बढ़ा है, और ग्लोबल कंट्री के रूप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि 2047 आते आते जब हम लोग अपने आज़ादी का 100वां स्वर्णिम दिन मना रहे होंगे, उस तारीख तक देश विश्व का गुरु बने, हम विकासशील भारत से विकसित भारत बने, इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना, विश्व की एक महान शक्ति बने, इसी लक्ष्य पे हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश का सहयोग, जन जन का सहयोग इसके लिए रहेगा। और 2024 में आदरणीय मोदी जी को एक बार प्रचंड बहुमत के साथ देश की जनता अपना जनादेश, अपना आशीर्वाद देने का काम करेगी। क्योंकि अगर नीतीश कुमार की बात करें, वो खुद को भी पीएम कैंडिडेट ही मानते हैं, उनकी पार्टी उनको पीएम कैंडिडेट मानती है 2024 के लिए, और वो कह चुके हैं कि भाजपा को हराना है तो सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना जरूरी है। इसी सिलसिले में केसीआर से भी उनकी मुलाकात हुई, ममता बनर्जी अलग से मुहिम चलाई है कि 2024 में प्रधानमंत्री को हराना है। तो क्या आप इनको चुनौती नहीं मानते? दिखाई पड़ रहा है आपको मिलना जुलना, लेकिन आने वाले समय में पहले ये तय करें पीएम का दावेदार कौन है। जितने भी छत्रप हैं सब पीएम पद के दावेदार हैं, चाहे केसीआर हों, ममता जी हों, केजरीवाल जी हों, नीतीश जी हों, सारे तो दावेदार पीएम के। सारे दावेदारों का पहले अपना तय तो कर लें कि कौन प्रधानमंत्री पद का दावेदार है। ये आपस में बातचीत चलेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं कुछ है। लेकिन कर लेंगे तो पार्टियों का गठबंधन तो हो सकता है, कर भी लेंगे तो केवल पार्टियों का, जनता का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनका मन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आदरणीय मोदी जी के प्रति लोगों में श्रद्धा का भाव है, लोगों में एक विश्वास का भाव है, और लगा है लोगों को कि देश की सीमाएं सुरक्षित रखने की बात हो, देश को ग्लोबल लीडर बनाने की बात हो, देश को हर क्षेत्र में बहुत आगे ले जाने की बात हो, लोगों को जन कल्याणकारी योजना से गरीबों को आच्छादित करने की बात हो, चाहे हर मोर्चे पर आदरणीय मोदी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ा है। और उसी विश्वास की जो भावना पैदा हुई है, उसी के बल पर भारतीय जनता पार्टी का पुनः एक बार कमल का बटन दबा करके जनता 2024 में मोदी जी को अपना आशीर्वाद देने का काम करेगी, और हम पुनः प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, वेलकम। तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह जी को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिए। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी।